हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो आज जो है इरिटेरिया का बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आए हैं और 1 से लेकर 4 तक वीडियो अपलोड हो चुका है बिहार एसएससी का। आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। और बता दें दोस्तों, सीट रिवीजन करने का यही फ़ायदा होता है, जो कि एग्ज़ाम में आप लोग बैठेंगे तो जो भी क्वेश्चन होता है वह डाउट क्लियर हो जाता है। इसलिए सेट रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। और एग्ज़ाम में आप लोग जब बैठते हैं तो उस समय जो है दोस्तों क्वेश्चन जल्दी जल्दी बन जाता है, इसलिए रिवीजन करना ज़रूरी होता है। रिवीजन करने से क्वेश्चन बहुत जल्दी बन सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए आप लोग इस सेट को पूरा देखिएगा। और क्राइटेरिया का जो भी क्वेश्चन होता है यह सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप लोग इस सेट को पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 5। तो दोस्तों सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन से आते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई। दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जो है 26 नवंबर को, जो कि विश्व सतत विकास परिवहन दिवस जो कि मनाने का जो घोषणा किया गया था 26 नवंबर को किया गया था। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा आरपीएफ से है। दोस्तों ये जो ऑपरेशन उपलब्ध है दोस्तों, यह जो है रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वाले की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से किस अभिनेता या अभिनेत्री को सम्मानित किया गया। 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा वहीदा रहमान को। दोस्तों वहीदा रहमान को, यह जो है 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। और बता दें इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से 1967 में, दोस्तों याद रखिएगा 1967 में सम्मानित किया गया है, जो कि फिल्म फेयर पुरस्कार। और प्रथम दादा साहेब फाल्के अवार्ड देविका रानी को यह 1969 में दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत के हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को निधन हो गया है, जो उन्होंने किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1987 को यह विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि एम.एस. स्वामीनाथन को। इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रति वर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व बैंक द्वारा यह जारी किया जाता है। दोस्तों और लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रति वर्ष विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। और 2023 में इन सूची में पहले स्थान पर सिंगापुर है, याद रखिएगा। 2023 में जो है पहले स्थान पर कौन है, तो सिंगापुर है। और भारत का स्थान याद रखिएगा 2023 में 38वां स्थान है, ये भी याद रखिएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यह असम में है। यहाँ पर दोस्तों गज उत्सव 2023 आयोजित किया गया है और जो कि असम में है, ये भी याद रखिएगा। दोस्तों इसमें कुछ करंट अफेयर्स है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए तो ये भी देखिए ताकि एग्जाम में करंट अफेयर्स और जीके जीएस भी पूछ रहे हैं। और जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कुछ क्वेश्चन गहराई से भी पूछ रहा है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। कुल व्यक्ति को बताना है पद्म विभूषण पुरस्कार। दोस्तों तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 व्यक्ति को दिया गया है 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार। और दोस्तों इसमें बता दें 6 व्यक्ति को जो दिया गया था सभी को नाम बता दे रहे हैं। पहला है बालकृष्ण दोषी और जाकिर हुसैन, उसके बाद है एस कृष्णन, और उसके बाद दिलीप महालनोबिस है, और श्रीनिवास वर्धन है, और अंतिम में है मुलायम सिंह यादव। ये सभी को 6 व्यक्ति को 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023,
दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में यह आयोजन किया गया है। और दोस्तों यह जो है 15वां है, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में आयोजन किया गया है। और बता दें 2022 में इसका आयोजन चीन में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। 2023 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ है और 2022 में चीन में हुआ है। और इस संस्थान का स्थापना दोस्तों ये जो है ना 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इसका स्थापना जो हुआ था 2009 में हुआ था, याद रखिएगा 2009 में किया गया था। और इसमें कुल सदस्य की संख्या दोस्तों याद रखिएगा 5 है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कुल सदस्य संख्या कितना है? 5 है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा संतोष ट्रॉफी 2023 उप विजेता बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। संतोष ट्रॉफी 2023 में उप विजेता मेघालय है। और यह जो है 76वां संतोष ट्रॉफी 2023 का आयोजन किया गया है, याद रखिएगा 2023 में है ना यह दोस्तों 76वां है, याद रखिएगा क्रम के अनुसार 76वां है। और दोस्तों बता दें ये जो है यह उप विजेता कर्नाटक है। और दोस्तों इस वर्ष जो है विजेता अगर जो घोषित है तो यह कर्नाटक है, याद रखिएगा। उप विजेता मेघालय है और जो विजेता होंगे वह कर्नाटक होंगे। यहाँ पर जो उप विजेता है तो मेघालय हो जाएगा, यहाँ विजेता रहता तो कर्नाटक हो जाता, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मेघालय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा किस IIT द्वारा अब प्रहरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? किस IIT द्वारा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा IIT दिल्ली द्वारा। दोस्तों यह जो है प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है IIT दिल्ली द्वारा। और दोस्तों इसका जो है अर्थ बता देते हैं, जो कि प्रहरी मोबाइल ऐप का मतलब होता है शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या से निपटाने के लिए अब प्रहरी मोबाइल ऐप को जारी किया गया है, यही है इसका तात्पर्य। आते हैं दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन पे। तो 11 नंबर क्वेश्चन होगा द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक बताना है। इसका आंसर बी हो जाएगा फिरोज गांधी, जो कि द इंडियन मेट्रोपोलिस के लेखक फिरोज गांधी हैं। और उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो कोली लोक नृत्य का संबंध बताना है, किस राज्य से है कोली? इसका आंसर 1 हो जाएगा महाराष्ट्र। कोली जो है लोक नृत्य महाराष्ट्र हो जाएंगे। दोस्तों उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा जेनेवा में स्थित है श्रम संगठन का मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है और इसका स्थापना जो है 1946 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन होगा कैगा परमाणु विद्युत गिरी की स्थापना कब की गई थी? जो कैगा परमाणु विद्युत गिरी, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो कैगा जो है दोस्तों ये भी बता देते हैं, कैगा जो है यह कर्नाटक में स्थित है। और यह जो है इसका स्थापना जो है दोस्तों इसका आंसर 2000 में किया गया था। कैगा परमाणु विद्युत गिरी की स्थापना 2000 में किया गया था, जो कि कर्नाटक में अवस्थित है। और कुछ और फैक्ट बता देते हैं, जैसे कैगा कर्नाटक हो गया, नौरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ये सब जो है कुंडलकुलम जो कि यह कर्नाटक में ही हो जाएगा। ये कुछ फैक्ट है बता दिए थे। और उसके बाद आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो चेकमेट विश्व और गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है? चेकमेट विश्व और गैम्बिट का शब्द का संबंध बताना है। इसका आंसर बी हो जाएगा शतरंज से है दोस्तों, याद रखिए शतरंज से। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा भारत में निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति निर्धारित है? राजकोषीय नीति निर्धारित है कौन सा? इसका आंसर सी हो जाएगा वित्त मंत्रालय, जो कि राजकोषीय नीति निर्धारित करता है वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो बजट एक लेख पत्र है, बजट एक लेख पत्र है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा सरकार की राजकोषीय नीति का है। बजट एक लेख पत्र जो सरकार की क्या है? राजकोषीय नीति का है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। दोस्तों 18वां क्वेश्चन कह रहा है सूची 1, यहाँ पर सूची 2 है, यहाँ पर लिखा है सूची 1 और सूची 2, इसी को मिलान करना है। तो ऐसे मिलान करते हैं। तो पहला है ओपन जनरल लाइसेंस, तो यह दोस्तों यह जो है विदेशी व्यापार से संबंधित है, विदेशी व्यापार से। और उसके बाद ट्राइसेम, तो ट्राइसोम जो है तो यह जो है रोजगार से संबंधित है। और उसके बाद थोक मूल्य सूचकांक, दोस्तों यह जो है मुद्रास्फीति से संबंधित है, थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति।
और उसके बाद नकदी रिजर्व अनुपात जो कि यह जो है ऋण नियंत्रण से संबंधित है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। आइए इसे व्यवस्थित करते हैं। तो दोस्तों यह जो है पहला लिखा है गरीबी हटाओ का नारा, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हरित क्रांति का प्रारंभ, इसको जो है व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, 3, 2 और 1 हो जाएगा। पहले दोस्तों हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उसके बाद गरीबी हटाओ का जो कि नारा दिया गया था, ये सजाना था। इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औद्योगिक प्रबंधन, जो कि यह पारिस्थितिकी असंतुलन से संबंधित नहीं है। अब बाकी जो है संबंधित है पारिस्थितिकी संतुलन से, जैसे जल प्रबंधन पारिस्थितिकी से संबंधित है, वन रोपण और वन्यजीव सुरक्षा, ये सभी जो है पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित है। और आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, अगर उनमें विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपयुक्त टिप्पणी किसने की थी, यह बात किसने कही थी। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, जॉन लॉरेंस द्वारा यह कहा गया था। जॉन लॉरेंस द्वारा कहा गया था। ये जो है दोस्तों थोड़ा बता दे रहे हैं इसके बारे में, जो कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में वो जो टिप्पणी किए थे जॉन लॉरेंस ने। तो यह जो है 1857 क्रांति के असफल होने में योग्य नेतृत्व के अभाव से है। यह सच है कि इस विद्रोह में शामिल अनेक क्षेत्रीय नेताओं ने सीमित संसाधनों को बावजूद काफ़ी वीरता से संघर्ष किया, पर इस विद्रोह में एक प्रभावशाली राष्ट्र नेता और भविष्य में स्पष्ट रूप से अभाव था। यही कारण था दोस्तों जो कि 1857 के विद्रोह में जो है यही, जो कि इसमें जो है योग्य नेता जो कि यह नहीं, इसमें नहीं था योग्य नेता। इसी कारण जो है 1857 विद्रोह जो है यह हार का सामना की मतलब करना पड़ा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है, जो कि न्यायिक सेवा का जनक वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। और भारत में वारेन हेस्टिंग को न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है। इसके कारण जो है इसने प्रत्येक जिले में सर्वप्रथम एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की, ये भी याद रखिएगा। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तथा 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करवाई, यही करवाए थे दोस्तों। यह वारेन हेस्टिंग ने दोस्तों यह जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करवाई थी। और हेस्टिंग ने एक हिंदू कोड को संकलित करवाया था, ये भी याद रखिएगा। हिंदू कोड का भी संकलन करवाया था वारेन हेस्टिंग ने। इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था। तो पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कमिश्नर टेलर द्वारा यह दबाया गया था, कमिश्नर टेलर द्वारा। जो कि दोस्तों यह जो है 3 जुलाई 1957 को पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, 37वां अधिवेशन, उस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा, देशबंधु चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था गया में 37वां अधिवेशन। और दोस्तों यह जो 37वां अधिवेशन 1922 में हुआ था, याद रखिएगा। यह 37वां अधिवेशन हुआ था 1922 में हुआ था और गया में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास द्वारा यह किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुने। तो इसमें सही उत्तर चुना है दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। जो पहले जो है सजाना है, इसे कालानुक्रमानुसार सजाना है। तो पहले जो है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाएगा, उसके बाद
जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों यह जो है मोपला विद्रोह जो केरल में हुआ था ये हो जाएंगे। और उसके बाद जो है अंतिम में 3 नवंबर चोरी चोरी कांड घटना हुआ था जो 5 फरवरी 1922 में हुआ था, याद रखिएगा। और सभी को बता दें ऐसे मोपला विद्रोह को दोस्तों यह जो है यह 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह। चोरी चोरी कांड 5 फरवरी या 1922 को हुआ था। आज जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918 को घटित हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इस प्रकार का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, भागलपुर में हुआ था। दोस्तों यह झंडा कांड हुआ था, बिहार के जिला है भागलपुर, यहीं पर हुआ था, जो कि दोस्तों 1922 में, याद रखिएगा। यह 1922 को हुआ था, भागलपुर में झंडा कांड हुआ था। और यह जो है भागलपुर में औद्योगिक प्रदर्शन के दौरान यहाँ के ठेकेदार ने, दोस्तों यहाँ का ठेकेदार ने राष्ट्रीय झंडा का प्रयोग किया था, याद रखिएगा। राष्ट्रीय झंडा का प्रयोग किया था जिस पर ब्रिटिश अधिकारियों ने आपत्ति जताई थी। और यहाँ पर इस मामले में अहिंसक तरीके से दोस्तों सुलझाया गया था, बहुत अहिंसक तरीके से सुलझाया गया था। यहाँ पर बहुत दोस्तों यहाँ पर ये मारपीट हुआ था यहाँ पर, यह भागलपुर में। इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही कालानुक्रम सजाना है। जो कि अकबर द्वारा किए गए कार्य है, इसे सजाना है दोस्तों। तो इसे हम सजाते हैं तो यहाँ सही क्रम सजाना है, तो आइए सजाते हैं इसको। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का आंसर सी हो जाएगा। दास प्रथा का अंत, उसके बाद तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति और जजिया कर की समाप्ति और 10 साल प्रणाली की लागू करना, ये जो है सजाना था काल क्रमानुसार। और सभी को हम बाई बाई से बता दे रहे हैं। दास प्रथा का अंत जो 1562 में हुआ था। उसके बाद तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुआ था, यह जो है 1563 में हुआ था। और जजिया कर दोस्तों, जजिया कर की समाप्ति हुआ था, यह जो है 1564 में हुआ था जजिया कर। और 10 साल प्रणाली लागू हुआ था, यह जो हुआ था 1582 में हुआ था। 10 साल प्रणाली 1582। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा दारा सिकोह किस सूफी संत से प्रभावित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कादिरियो संप्रदाय से संबंधित था। दारा सिकोह कादिरियो संप्रदाय से संबंधित था। और जो है कादरी दोस्तों यह जो है कादरी सिलसिला के प्रमुख संत मुल्ला इनके आध्यात्मिक गुरु थे, याद रखिएगा। तो कादरी सिलसिला दोस्तों, कादरी सिलसिला जो था ना, यह जो है इसका प्रमुख संत मुल्ला इनके आध्यात्मिक गुरु थे। और दारा सिकोह ने दोस्तों याद रखिएगा, दारा सिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद सीर अकबर के नाम से किया था, ये भी याद रखिएगा। सीर अकबर के नाम से जो दारा सिकोह ने किया था। इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, कादरी संप्रदाय। ये जो दारा सिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था, तो कादरी संप्रदाय मत से प्रभावित था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन नगर 3 भागों में विभाजित था। इसका आंसर सी हो जाएगा, धौलावीरा जो कि गुजरात में है। यह 3 भागों में विभाजित था, धौलावीरा जो कि गुजरात में है। और दोस्तों धौलावीरा की खोज याद देखिएगा 1967 में खोजा गया था। जो खोजा था उस व्यक्ति का नाम है JP जोशी ने खोजा था, याद रखिए। यह जो है धौलावीरा जो है JP जोशी द्वारा 1967 में खोजा गया था। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा किस बौद्ध संगीत में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थावीर और महासंघ में विभाजित हो गया था। तो किस बौद्ध संहिता में, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय बौद्ध संहिता में दोस्तों यह जो है मतभेद हुआ था। और बौद्ध संघ स्थावीर एवं महासंधिक में विभाजित हो गया था। द्वितीय जो कि बौद्ध संहिता में हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में संस्था या संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गुप्तचर व्यवस्था था। दोस्तों संस्था और संचार व्यवस्था ना, यह गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित था। और जो है संस्था और संचार दोस्तों यह जो है गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित था। और बता दें कि जो है गुप्तचर एक स्थान पर रहकर दोस्तों ये जो है ना संस्था के अंतर्गत जो है गुप्तचर एक स्थान पर रहकर, संचार के अंतर्गत गुप्तचर एक स्थान से दूसरे स्थान घूमकर अपना कार्य करते थे। यही है इसका मतलब, यही है संस्था या संचार का तात्पर्य यही है, जो कि संचार के अंतर्गत गुप्तचर एक स्थान से दूसरे स्थान घूमकर अपना कार्य करते थे।
इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा मेगाथनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है, जो कि सही है। 7 वर्गों में बांटा गया है मेगाथनीज द्वारा भारतीय समाज को। तो निम्नलिखित में से कौन सा 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं है, मतलब गलत को ही चुना था। इसका आंसर सी हो जाएगा क्षत्रिय, जो कि यह 7 वर्गों में शामिल नहीं है क्षत्रिय। और जो 7 वर्गों में शामिल है उसको देखते हैं, किसान, सैनिक और कारीगर, शिल्पी। ये सभी दोस्तों 7 वर्गों में संबंधित है, किसान, सैनिक और कारीगर और शिल्पी। और आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, और कौन सा द्वीप है। इसका आंसर सी हो जाएगा रामेश्वरम, जो कि यह जो है दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और दोस्तों यह जो है भारत के तमिलनाडु राज्य स्थित एक द्वीप है। ये जो रामेश्वरम दोस्तों यह जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ये जो एक द्वीप है, याद रखिएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा भारत का कौन सा पतन लौ अयस्क निर्यात करने वाला सर्वप्रथम पतन है, जो कि कौन सा पतन लौ अयस्क निर्यात करने वाला सर्वप्रथम पतन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा यह मार्मागुआ। दोस्तों मार्मागुआ दोस्तों यह जो है ना भारत का मार्मागुआ पतन लौ अयस्क निर्यात करने के लिए वाला सर्वप्रथम पतन माना जाता है मार्मागुआ। यह पतन दोस्तों यह गोवा में अवस्थित है, याद रखिएगा। और यह पतन जो है दोस्तों जुआई नदी के मुहाने पर स्थित है। यह जो मार्मागुआ दोस्तों यह जो है ना पतन जुआई नदी पर मुहाने पर स्थित है, याद रखिएगा। और दोस्तों इसका जो उद्घाटन हुआ था 1963 में हुआ था। मार्मागुआ का उद्घाटन 1963 में हुआ था। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ेंगे और डिटेल से जानेंगे। आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो को। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप बताना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा मेडागास्कर, जो कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर है। और दोस्तों हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। इसका क्षेत्रफल बता देते हैं। इसका क्षेत्रफल दोस्तों मेडागास्कर का क्षेत्रफल है 22,665 लगभग वर्ग मीटर है मेडागास्कर का क्षेत्रफल। और यह जो है ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। ये चौथा नंबर स्थान पर आता है पूरा विश्व का। और फ्रांस ने इसे 26 जून 1960 तक उपनिवेश बनाया था, यह भी याद रखिएगा। मेडागास्कर को फ्रांस ने 26 जून 1960 तक उपनिवेश बनाया था। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला है गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है। गंगा का डेल्टा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। गंगा चापाकार डेल्टा का उदाहरण है दोस्तों। और दोस्तों यह जो है त्रिभुज के आकार का है, याद रखिएगा। गंगा का डेल्टा जो है त्रिभुज का आकार का है। और यह जो है दोस्तों इसमें भूटान, तिब्बत और नेपाल की नदियाँ उत्तर से बहती है, याद रखिएगा। ये जो है ना गंगा का डेल्टा जो है ना दोस्तों, इसमें जो है ना इसमें भूटान और तिब्बत और नेपाल की नदियाँ उत्तर से बहती है। यह जो है काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र होता है। ये जो है गंगा का डेल्टा दोस्तों काफ़ी उपजाऊ होता है और इसे ग्रीन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इसे ग्रीन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन होगा अल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाला स्थानीय पवन बताना है, जो कि स्विट्जरलैंड में अल्प्स पर्वत के उत्तरी ढलान के सहारे बताना है। इसका आंसर जो कि बी हो जाएगा फॉन। फॉन दोस्तों स्विट्जरलैंड में बहने वाले स्थानीय पवन है फॉन। पूछेगा क्वेश्चन पूछता है कि फॉन जो है ना कहाँ का बहने वाला स्थानीय पवन है, तो स्विट्जरलैंड मार दीजिएगा आप लोग। और यह जो है अल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से सहारे फॉन स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन है, जो कि एक गर्म और सूक्ष्म पवन है। ये जो दोस्तों फॉन जो है ना यह गर्म भी है और सूक्ष्म पवन है, याद रखिएगा। और इसका जो तापमान है दोस्तों ये फॉन का 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। यह जो है पवन दोस्तों यह स्थानीय वहाँ पर आसपास जो स्थानीय फसल होता है ना, जैसे अंगूर को जल्दी पकने की सहायता करता है। ये फॉन जो है ना स्थानीय पवन है वहाँ का, जो स्विट्जरलैंड का है। वहाँ का आसपास जो अंगूर होते हैं ना वह जल्दी पक जाता है ये फॉन की वजह से। अगला क्वेश्चन है भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अधिकेंद्र पर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है भूकंप को अधिकेंद्र पर। दोस्तों भूकंप का थोड़ा सा बता देते हैं फैक्ट। भूकंप का उद्गम केंद्र पृथ्वी के अंदर वह बिंदु है जहाँ से विक्षेप शुरू होता है, याद रखिएगा। अधिकेंद्र पृथ्वी की सतह पर उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर बिंदु है, याद रखिएगा। जो अधिकेंद्र है दोस्तों यह जो है पृथ्वी के
जो ठीक ऊपर बिंदु को ही अधिकेंद्र कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा भूकंप ये बेल्टा परिधि प्रशांत भूकंपीय क्षेत्र है, ये भी याद रखिएगा। पूरे विश्व में देखा जाए तो सबसे बड़ा भूकंपीय जो बेल्ट है ना, यह प्रशांत महासागर के क्षेत्रीय आसपास को कहते हैं। आते हैं दोस्तों, और जो विश्व भूकंप डेल्टा जो प्रशांत महासागर है उसे रिंग के नाम से भी जाना जाता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो 40 नंबर क्वेश्चन होगा, निहारिका क्या है? निहारिका, तो दोस्तों निहारिका जो है ना, यह जो है यह एक तप्त गैस का बादल है। यह जो है निहारिका जो है ना, यह तप्त जो है ना गैस का बादल है। और इसमें दोस्तों धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयन की वृत्ति ये सब उपलब्ध होता है। और इसकी उत्पत्ति कारण, इसका जो उत्पत्ति होता है दोस्तों दो कारण से होता है। जो निहारिका की उत्पत्ति होता है ना, जैसे एक तप्त गैस के बादल है, निहारिका की उत्पत्ति दो कारण से होता है। पहला है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से होता है, और दूसरा किसी तारे के विस्फोटक से बनने या सुपरनोवा से यह निर्माण होता है निहारिका का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 से के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 या सूची 2 है, यह वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पर राज्य है। तो पहला है नामदफा। दोस्तों नामदफा जो है यह जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और पेरियार जो दोस्तों यह जो केरल राज्य में है। और बादीपुर जो कि यह कर्नाटक में पड़ेगा। और उसके बाद लामजाओ जो कि यह जो है दोस्तों मणिपुर में पड़ जाएगा। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। 2, 4 और 1, 3 हो जाएंगे। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? तो संघीय सरकार की विशेषता बताना है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा है महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार का। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। संविधान का स्वच्छता, और उसके बाद दोस्तों दो या अधिक स्तरों वाली सरकार। उसके बाद 3 नंबर स्वतंत्रता न्यायपालिका। ये दोस्तों ये सभी जो है विशेषता संघीय सरकार के है। और जो ये जो है 4 नंबर नहीं होगा, ये सभी है संविधान की स्वच्छता और 2 या 2 से अधिक वाली सरकार और स्वतंत्रता न्यायपालिका, ये सभी जो है विशेषता संघीय सरकार का है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 से है, जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 से संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 20 को बात करते हैं, तो यह जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और अनुच्छेद 22 को बात करते हैं, तो यह जो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण के बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद 23 को बात करते हैं, तो मानव दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम के निषेध के बारे में संबंधित है। और यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 में है। आते हैं क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्य निम्नलिखित में से किस के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग के सौंपा जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को सौंपा जा सकता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से नीति निषेध तत्व के बारे में असत्य बताना है। इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि असत्य है। सत्य को देख लेते हैं, संविधान के भाग 4 में नीति निषेध तत्व का वर्णन है, जो कि सही है। और आयरलैंड के संविधान से नीति निषेध तत्व को ये लिया गया है, ये भी सही है। और नीति निषेध तत्व न्याय में परिवर्तनीय नहीं है, जो कि ये भी सही है, न्याय में परिवर्तनीय नहीं है। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, वर्तमान राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं? जो कि राज्यसभा के कितने सदस्य जो कि केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा, 8 सदस्य जो है यह केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं। यह जो है वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 8 सदस्य आते हैं। और दोस्तों राज्यसभा के संबंध में 80 के 1 में उपलब्ध में यह जो है चर्चा का कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकता है। याद रखिएगा, राज्यसभा का जो है अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकता है, यह क्लाउज 80 के क्लाउज 1 में कहा गया है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन होगा, बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों की संख्या कितनी अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 6। दोस्तों बिहार में लोकसभा के आवंटित सीटों में जो यह अनुसूचित जातियों के लिए 6 सीट आरक्षित है, याद रखिएगा। और दोस्तों बिहार के लिए लोकसभा के 40 सीट आवंटन में से 6 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं, जो कि यही 6 सीट है, जो कुल जो है लोकसभा के 40 सीट आवंटन है, तो ये भी याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों के लिए पूर्व सूचना आवश्यक है? इसका आंसर डी हो जाएगा, मात्र 14 दिन पहले सूचना दे देना होगा राष्ट्रपति को। और दोस्तों राष्ट्रपति जो है ना, यह अनुच्छेद 61 के तहत जो है महाभियोग प्रस्ताव जो कि यह लाते हैं, महाभियोग प्रस्ताव जो लाते हैं ना राष्ट्रपति 61 के अंतर्गत लाते हैं। और यह जो है दोस्तों 14 दिन पूर्व ये जो है सूचना देनी पड़ती है राष्ट्रपति को। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदनीय निकाय बनाया गया था? जो कि भारतीय निर्वाचन आयोग को कौन सा वर्ष? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा, 1989 में बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था निर्वाचन आयोग को। ये जो है 89 में बनाया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन के संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची में विषय है? जो कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संविधान के 7वें अनुसूची के किस सूची से संबंधित है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। इसका आंसर सी हो जाएगा, समवर्ती सूची। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। और दोस्तों यह जो है अनुसूची 7वीं के तहत वर्णित विषयों में 3 सूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची विभाजित किया गया है। यह जो है अनुसूची 7 में 3 सूची का विभाजित किया गया है, याद रखिएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा 51 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1 से कम होता है। रियर व्यू मिरर जो उत्पन्न होता है 1 से कम होता है। 52 नंबर क्वेश्चन होगा, जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, उपयोग हुए ऊर्जा के लिए हम यह जो है यह हम भुगतान कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है उपयोग हुए ऊर्जा के लिए। जब हम अपने बिजली बिल को भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं? तो हम अपने उपयोग हुए ऊर्जा के लिए भुगतान करते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यह एग्जाम में आने का समय अति आवश्यक है, इसलिए इसको याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोधक को बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर 1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 1 है, केवल एक श्रृंखला रूप में जोड़ा जाता है। एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए श्रृंखला के प्रतिरोधक में जोड़ा जाता है। इसका आंसर 1 हो जाएगा, श्रृंखला। अगला है, एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कितना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर 1 हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक लड़का झूले पर बैठे स्थित झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल यह कम हो जाएगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करते हैं? रॉकेट गति जो है किस नियम पर कार्य करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है न्यूटन का तीसरा नियम पर रॉकेट गति कार्य करता है, न्यूटन के तीसरे नियम पर, याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो 56 नंबर क्वेश्चन होगा, जब 1 जूल का कार्य 1 सेकेंड में किया जाता है तो दोस्तों यह जो है, तो जूम करेंगे क्वेश्चन को सर, और आते हैं, जब 1 जूल को कार्य 1 सेकेंड में किया जाता है तो यह जो है इसके जो शामिल जो है कितने वाट होता है या सेकेंड होता है? इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, 1 वाट होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है, 1 हर्ट्ज होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रति मिनट 60 कंपन। 1 हर्ट्ज में जो होता है दोस्तों प्रति मिनट 60 कंपन होता है, याद रखिएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या इनमें से कोई नहीं। अगला है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा दोस्तों। यह जो है लोहा पाया जाता है, लोहा याद रखिएगा, मायोग्लोबिन में लोहा धातु उपलब्ध होता है दोस्तों। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। यह जो है मायोग्लोबिन दोस्तों, यह जो प्रोटीन है याद रखिएगा, ये मायोग्लोबिन दोस्तों यह जो है प्रोटीन है और ऑक्सीजन के लिए जो है भंडार स्थल के रूप में यह कार्य करता है। यह ऑक्सीजन के रूप में जो कार्य करता है, भंडारण के रूप में कार्य करता है, जो कि इसका आंसर आयरन या लोहा हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, सही बताना है सुमेलित। इसका आंसर डी हो जाएगा अपघटक, क्योंकि बैक्टीरिया यह सही सुमेलित है। अपघटक जो है बैक्टीरिया से संबंधित है। और दोस्तों यहाँ पर लिखा है उत्पाद, जो कि हिरन है दोस्तों। यहाँ पर जो गलत हो जाएगा, उत्पाद जो होता है यह पेड़ पौधे सब, यह पेड़ पौधे ये सब दोस्तों, शैवाल ये सब जो उत्पादक के अंतर्गत आते हैं, यह हिरन नहीं आएगा, ये पेड़ पौधे के अंतर्गत आएंगे। और दोस्तों यहाँ पर लिखा है प्राथमिक उपभोक्ता, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता बकरी और हिरन होता है। यहाँ पर तेंदुआ नहीं होगा, बकरी और हिरन हो जाएगा। उसके बाद सी में है दोस्तों गौण उपभोक्ता दोस्तों, ये सब जो है दोस्तों यह गलत हो जाएगा, घास नहीं आता है, गौण उपभोक्ता के घास वस नहीं आते हैं। इस प्रकार इसका यहाँ पर सही संलिमित है अपघटन, जो कि बैक्टीरिया से संबंधित है, अपघटन बैक्टीरिया से संबंधित है। अगला है मनुष्य में एप्लाटोक्सिन खाद्य विषाक्तता का द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, जो कि एप्लाटोक्सिन खाद्य श्रृंखला विषाक्तता से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एक रीत जो कि यह प्रभावित होता है दोस्तों, एक रीत। इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा शुष्क स्थान मरुस्थल बर्फीली में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, जो कि शुष्क स्थान मरुस्थल में और बर्फीली स्थान पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, जो कि जीरोफाइट। यहाँ पर दोस्तों जो शुष्क स्थान या मरुस्थल में जो उगते हैं पौधे ना, उसी को हम जीरोफाइट नाम देते हैं, जीरोफाइट से जानते हैं। और दोस्तों यहाँ पर लिखा है हाइलोफाइट दोस्तों, यह जो है दोस्तों नमक युक्त मिट्टी वाले पौधे हैं। हाइलोफाइट में जो पौधे उगते हैं ना, नमक युक्त मिट्टी वाले पौधे, मिट्टी में पौधे उगते हैं। और दोस्तों यहाँ पर सेक्यूलेंट दोस्तों, सेक्यूलेंट का मतलब होता है पौधे का मोटा भाग जिसमें पानी जमा रहता है, उसी को हम सेक्यूलेंट के नाम से जानते हैं। और दोस्तों हाइड्रोफाइट दोस्तों, यह जो है हाइड्रोफाइट जलीय क्षेत्र वाले पौधे हैं, हाइड्रोफाइट। और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है मरुस्थलीय, इसका आंसर एक हो जाएगा जीरोफाइट। दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा मानव के आँख के तरंग दैर्ध्य की प्रकाश में सबसे सहूलियत जो कि अनुभव करता है मानव की आँख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि इस बी हो जाएगा। यह दोस्तों 5500 ये जो है ना, यह सबसे सहूलियत होता है अनुभव मानव की आँख में। अगला क्वेश्चन होगा सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में बदल जाता है। सौर ऊर्जा जो तो एटीपी में बदलता है क्लोरोप्लास्ट में। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा यह निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स में आयोडीन मिली होती है, कौन सा हार्मोन्स है जिसमें आयोडीन मिली है। ये इसका आंसर एक हो जाएगा थायरॉक्सिन, जिसमें दोस्तों आयोडीन की मात्रा इसमें मिलता है थायरॉक्सिन में, याद रखिएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा पौधों में पानी पहुँचाया जाता है किसके द्वारा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा जाइलम द्वारा, जो कि पौधे में पानी पहुँचाया जाता है जाइलम के द्वारा, याद रखिएगा। और दोस्तों जाइलम जो है ना, और जो पोलोयम ये जो मिलकर सोहन बंडल का निर्माण करता है, ये भी याद रखिएगा। और जाइलम होता है एक पोलोयम होता है दोस्तों, ये जो है दोनों मिल जाएंगे तो यह जो है एक संवहन बंडल का निर्माण करते हैं, और इन दोनों को संवहन उत्तक भी कहते हैं, याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 68 नंबर क्वेश्चन होगा निम्न में से सबसे मीठा चीनी बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है ना सबसे मीठी चीनी है फ्रुक्टोज। अगला क्वेश्चन होगा सूची 1 सूची 2 यहाँ पर लिखा है दोस्तों। और दोस्तों बता दें ये जो फ्रुक्टोज है ना, यह जो है 51.7 गुना ग्लूकोज 0.74 गुना तथा और माल्टोज 0.45 गुना मीठा होता है, याद रखिएगा। और सुक्रोज सबसे मीठा चीनी होता है, याद रखिएगा। यहाँ दोस्तों जो है ना सुक्रोज, ये जो सुक्रोज है ना दोस्तों, यह जो है ना सुक्रोज यहाँ पर सबसे मीठी चीनी है, याद रखिएगा। यह जो है इसका जो होता है, और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे मीठी चीनी, तो इसका आंसर दोस्तों यह जो है एक हो जाएगा
फ्रुक्टोज। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है, तो आइए से मिलान करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहले बता दें, यहाँ पर डाउट क्लियर कर दे रहे हैं आप लोग को। यहाँ पर हम बताए थे कि सबसे मीठी चीनी होता है सुक्रोज। दोस्तों यह जो है ना, यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है फ्रुक्टोज इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों यह जो है 17 गुना मीठा होता है, इसलिए जो है ये मीठी चीनी को हम नहीं खा सकते हैं। इसलिए आप दोस्तों यह सुक्रोज जो है मीठी चीनी हम लोग खा सकते हैं, इसको नहीं खा सकते हैं, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब दोस्तों डाउट क्लियर हो गया होगा। आते हैं क्वेश्चन पे। सूची 1 सूची 2 है, सम्मिलित करना है। तो सूची 1 है या सूची 2 है, तो सभी को मिलान करते हैं। तो पहला है दोस्तों यहाँ पर शून्य द्रव्यमान, जो कि यह जो है यह न्यूट्रॉनों से संबंधित है। शून्य द्रव्यमान जो है न्यूट्रॉनों से संबंधित है। और आंशिक आवेश दोस्तों यह जो है यह क्वार्क से संबंधित है। और सी में है आंशिक प्रचकरण दोस्तों यह जो है आंशिक प्रचकरण दोस्तों यह जो है पॉजिट्रॉन से संबंधित है। और डी में है पूर्णांक प्रचकरण, तो यह जो है फोनोन से संबंधित है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है, निर्वात में बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है, जो कि मूल तत्व बताना है। इसका आंसर बी हो जाएगा, हीरा। हीरा दोस्तों यह जो है मूल तत्व है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, जो कि यह विस्फोटक नहीं है। बाकी सब विस्फोटक है, जो कि ट्राइनाइट्रोटोलुइन TNT विस्फोटक है। और ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन यह भी विस्फोटक है। और साइक्लोन ट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रोटेमीन यह भी विस्फोटक है, यहाँ पर नहीं है। तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा। फायर आलम में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, फायर आलम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। यह जो है फोटो सेल में फायर आलम का उपयोग होता है, फोटो सेल में। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले सांस की जांच जो फिल्टर पेपर क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल जो दोस्तों यह जो है उस पेपर में उपलब्ध होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फेट अम्ल होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बादल और वायुमंडल का तैरना किसका कारण है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, श्यानता के कारण। दोस्तों बादल और वायुमंडल तैरते हैं श्यानता के कारण। दोस्तों इस वीडियो में BRCC में 75 क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी दोस्तों मैथ और रीजनिंग पूछते हैं। तो आप लोग बना लीजिएगा, इसका PDF हम टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। तो दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगला सेट लेकर।